तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि महाराष्ट्र में किस तरह से फ्रेंडली फाइट का माहौल, जिसे नूरा कुश्ती भी कहते हैं, उसका कई सीटों पर इस तरह का समीकरण बना है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया तो कल पूरी हो गई, लेकिन 15 सीट ऐसे हैं जहां पर झोल बना हुआ है, या यूं कहिए पेंच फंसा हुआ है, जिसमें ज्यादातर एमवीए, जो विपक्षी एमवीए है वहां पर, उसमें फ्रेंडली फाइट का करके वो बचाव कर रहे हैं कि ये तो फ्रेंडली फाइट है, जिसे नूरा कुश्ती कहते हैं। इस बीच चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने 152 उम्मीदवार, शिंदे सेना ने 80 और एनसीपी का जो अजित पवार गुट है उसने 52 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। दूसरी तरफ की बात कीजिए तो कांग्रेस ने 103 सीटों पर अपने उम्मीदवार दिए हैं। शरद पवार की जो पार्टी है और उद्धव सेना है, उन्होंने 87 सीटों पर पर्चा भरा है। लेकिन समाजवादी पार्टी एमवीए में से अभी तक उसका तालमेल हो नहीं पाया, तो सपा ने 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार एक तरफा उतार दिए। तो ये एमवीए के लिए टेंशन हो सकता है, लेकिन आघाड़ी इसे दोस्ताना संघर्ष भी मान बैठी है कि नहीं, उनके साथ दोस्ताना मुकाबला होगा। सपा के 9 उम्मीदवारों में 7 मुस्लिम उम्मीदवार हैं, तो जाहिर है कि सपा और कांग्रेस, सपा जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो मोहब्बत की दुकान जो पार्टी दावा करती है उसमें सेंध लगाने की पूरी कोशिश कर रही है। और अगर मुद्दों की बात करें, समीकरणों की बात करें, तो जातीय समीकरण का जुगाड़ है विपक्ष के पास एमवीए की, और सीट उन्होंने उसी आधार पर भरी भी है। लेकिन मुद्दे का टोटा कहीं ना कहीं है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी सत्ता में जो है वहां पर वो अपने काम, अपने विकास की बात कर रही है, लेकिन महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो विपक्ष है उनके पास आरक्षण, मराठा आरक्षण का मुद्दा वहां पर काफी जोर शोर से उठा था, बेरोजगारी का मुद्दा हो सकता है। लेकिन अब आप महाराष्ट्र के बाद अगर झारखंड की बात कीजिए तो बीजेपी वहां पर विपक्ष में है, और वहां पर सत्ता में कौन है? महागठबंधन या इंडी गठबंधन कहिए। तो बीजेपी ने जंगल जमीन और मां बेटी रोटी का मुद्दा वहां पर दिया है, और इससे चुनावी बयार को झारखंड में गरमा दिया है। और साथ ही बीजेपी ने क्या मिला का नारा दिया है, तो इससे हेमंत सरकार के 5 साल की अव्यवस्था को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बना लिया है। घुसपैठ, अवैध घुसपैठ का मुद्दा तो है ही। तो महागठबंधन में सोरेन झारखंडी अस्मिता को बड़ा मुद्दा मानते हैं, और उन्होंने उसी मुद्दे को आगे किया है। बाहरी बनाम अंदरूनी जो बीजेपी का डेमोग्राफी चेंज के आरोप में है, तो उसको लेकर के उन्होंने आदिवासी अस्मिता उसके काट में दिया है, प्रभावी बनाने की इसको कोशिश कर रहे हैं। तो एनडीए बनाम एमवीए, जो महाराष्ट्र की बात वापस करें, तो वहां पर लड़ाई में जीत इस बात पर निर्भर है कि स्थानीय मुद्दों को लेकर कौन सी पार्टी लोगों को पोलिंग बूथों पर खींच कर ले आती है और उनसे वोट कराती है अपने पक्ष में। लेकिन दिलचस्प है, चाहे महाराष्ट्र हो या झारखंड। तो इन सब के बीच भाजपा के नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महायुति की सरकार वापस आएगी। अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे जी ने, हमारे समीर मेघे जी ने, हमारे प्रवीण दटके जी ने, हमारे मिलिंद माने जी ने, हमारे सुधाकर कोहले जी ने नागपुर में पर्चा भरा है। जो जन सैलाब आपने देखा है, हम बहुत अच्छे वोटों से चुनकर आए। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार आएगी। तो वहीं कांग्रेस के प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि महाआघाड़ी में कोई भी लड़ाई, बल्कि रमेश उनका नाम है, रमेश ने कहा कि महाआघाड़ी में कोई किसी तरह की महाराष्ट्र में लड़ाई नहीं है, भले ही कई जगहों पर फ्रेंडली फाइट हो रही हो। महाविकास आघाड़ी में कोई मतभेद नहीं है। आपस में महायुति में भयंकर लड़ाई चल रहे हैं, और बीजेपी के जो नेता शिंदे ग्रुप में छिन्न में लड़ रहे हैं, और एनसीपी के नेता के कोटे में बीजेपी लड़ रहे हैं। कभी ऐसा मैंने कभी राजनीति में नहीं सुना है। एक विचित्र गठबंधन है महायुति। तो आप रमेश चेन्निथला को सुन रहे थे, जो हैं तो केरल कांग्रेस के लेकिन प्रभारी महाराष्ट्र कांग्रेस के हैं। वो उल्टा महायुति को कह रहे थे कि गड़बड़ी तो आपके यहाँ पर है। लेकिन झारखंड में क्या कुछ हो रहा है? शिवराज सिंह चौहान, जो वहां के प्रभारी हैं, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने हेमंत सोरेन को लेकर क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। की रोटी बेटी माटी संकट में विदेशी घुसपैठिया आ रहे हैं, और जेएमएम की सरकार, कांग्रेस की सरकार उनको संरक्षण दे रही है। ये जो दाना तूफान है, इससे बड़ा संकट है, और इसलिए संकट से बचना है तो इस सरकार को उखाड़ कर फेंकना है, और बीजेपी एनडीए की सरकार को जिताना है।
भारतीय जनता पार्टी ने पंच प्रण किए हैं झारखंड के विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए। ये पंच प्रण ही हमारे 5 पांडव है जो अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार की सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। तो कहना चाहूंगा, ये जाकर के आपने भारत सरकार का आंकड़ा निकाल के देख ले कि कौन से जिला में, कौन से राज्य में किस तरीके से आंकड़े में बदलाव हुआ है। जाके बंगाल में देखे, बंगाल का आंकड़ा क्या है, और पता कीजिए झारखंड में अलग अलग जिलों का आंकड़ा क्या है। तो आसपास पता चलेगा कि यहाँ कोई डेमोग्राफी में बदलाव नहीं, सब अमन चैन से रह रहे हैं, खुशी अमन से रह रहे हैं। तो दावे हैं अपने अपने। और जैसा कि इससे पहले हमने दिखाया कि महाराष्ट्र में महायुति कह रही है कि एमवीए में बड़ा नूरा कुश्ती है, और एमवीए कह रही है कि नहीं महायुति में, हमारे यहाँ वैसा कुछ नहीं है। लेकिन सही स्थिति क्या है? श्यामा मिश्रा मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, वो बताएंगी कि सही स्थिति है क्या आखिर। श्यामा, जिस तरह के दोनों तरफ से दावे कहे जा रहे हैं कि नहीं हमारी तरफ नहीं उनकी तरफ है नूरा कुश्ती, क्या है डेटा आपके पास जिसमें कि 288 सीटों में से कौन कौन सी ऐसी कितनी सीटें हैं जिसको कि महायुति मैनेज नहीं कर पाई है, और कितनी सीटें ऐसी हैं जिसको एमवीए मैनेज नहीं कर पाई? देखिए, अगर आप पूरा एक जो ये सीट जो अनाउंस किया गया, आपने देखा कि कल नामांकन का आखिरी दिन था, आखिरी तारीख था, और देर रात तक, परसों की देर रात तक हम देख रहे थे कि लिस्ट आ ही रही थी। तो हम समझ सकते हैं कि दोनों ही खेमे में काम आसान नहीं है, दोनों ही तरफ में तकलीफें थी ही। और अगर हम पहले महायुति की बात कर लेते हैं, तो जिस तरीके से महायुति ने अपने लिस्ट को पहले अनाउंस करना शुरू किया था, लगा था कि बहुत सही है, यहाँ पर सब कुछ अच्छी तरीके से चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं गति इनकी धीमी पड़ने लगी, और जो आंकड़े थे वो थोड़े से अजीब होने लगे। उसमें दावा भी आने लगा। अब आखिरी में अगर आप कल देखें तो 3 बजे का समय था, नामांकन खत्म होने का समय था, और 2:55 पर नवाब मलिक जो एनसीपी से हैं, उन्होंने पर्चा भरा है अपने नामांकन का। और पहले तो ये बातें चल रही थी कि वो शायद समाजवादी पार्टी से टिकट ले लें या किसी अन्य पार्टी से टिकट ले लें, लेकिन उन्होंने आखिरकार एनसीपी से ही जो मानकोट शिवाजी नगर का एरिया है वहां से उन्होंने पर्चा भरा है, नामांकन भरा है। तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ भी बातें जो हैं एंड मिनट तक, लास्ट मिनट तक बनती बिगड़ती ही रही हैं। इसके अलावा हम महाविकास आघाड़ी की बात कर लें अगर, तो वहां भी कई सारे ऐसे सीट्स हैं जहां पर नाम अनाउंस हुए ही नहीं है। कम से कम 6 सीट, 5 सीट से ज्यादा ऐसे इलाके हैं जहां पर नाम अनाउंस किए ही नहीं है उन्होंने। और वहां पर भी अगर हम कैलकुलेशन देखें तो कांग्रेस ने सबसे ज्यादा लिए हैं, उसके बाद शिवसेना उद्धव ठाकरे ने लिया है, और उसके शिवसेना उद्धव ठाकरे से ज्यादा राष्ट्रवादी ने लिया है और उन्होंने लिया है। तो इस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि जो प्रेफर्ड एरिया रहता है या स्ट्रॉन्ग होल्ड रहता है, कहीं ना कहीं दोनों ही तरफ से खेमे में पार्टियों को समझौता करना पड़ा है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है। लेकिन अब जो कि नामांकन भर चुका है, सभी ने भर दिए हैं, और ये डेटा आया हुआ है कि लगभग 8,000 जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने नामांकन भरा है। तो अब ये नामांकन की प्रक्रिया, जो टेस्ट करने की प्रक्रिया होती है, वो शुरू होगी। और कई सारे जगहों से ऐसा भी आ रहा है कि वो रिजेक्ट हो रहे हैं, कुछ लोगों की रिजेक्ट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो यही मुंबई की बात कर रही हूँ मैं, नवाब मलिक की जो सुपुत्री है वो खड़ी हुई है, सना मलिक, उनके अपोजिट में महाविकास आघाड़ी से जो अभिनेत्री स्वरा भास्कर, उनके हस्बैंड हैं फहाद शेख, वो खड़े हुए थे, लेकिन उनका नामांकन बताया जा रहा है कि 2 बार रिजेक्ट हो गया है। इसी तरीके से महाराष्ट्र में कई सारे ऐसी जगह हमें अभी देखने के लिए मिलेंगे कि जहां पे से नामांकन फिक्स नहीं हुआ या किसी ने नामांकन वापस ले लिया, क्योंकि कई बार ऐसे भी तालमेल बिठाए जाते हैं कि कैंडिडेट्स तो आपने दे दिए, कैंडिडेट्स आपने लगा दिए अपोजिशन में, लेकिन बीच में ऐसी बातें हो जाती है, समझौता हो जाता है, और फिर उस कैंडिडेट का नाम वापस ले लिया जाता है ताकि दूसरी पार्टी को या दूसरे जो कैंडिडेट है उन्हें समर्थन मिले। तो इस प्रकार से अभी हमें यहाँ पे नजारा देखने के लिए मिलेगा। और अगर हम इसी पर बात कर ही रहे हैं तो माहिम का भी एक ये
बिल्कुल, सीट है, माहिम की बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जिसमें आप जानते हैं कि ठीक मनसे है। अध्यक्ष जो है राज ठाकरे, उनके जी। सुपुत्र उतरे हैं। जी। तो बीजेपी या महायुति की बात कर ले, वो बिल्कुल, उन्हें समर्थन ठीक देने है। की बातें कर रही हैं। बिल्कुल। और जाहिर सी बात है कि देखिए एमवीए का जो इंटरनल तो ठीक है, महायुति में भी कुछ सीटों पर है ही। आपने बताया भी कि किस तरह नवाब मलिक की सीट पर कितना बड़ा ड्रामा कल हुआ है। लेकिन हुआ ये है कि एमवीए पर जो अंदर के पार्टनर हैं वो तो हैं ही, साथ में समाजवादी पार्टी जो बाहर से प्लेयर आई है उसने भी कुछ इस तरह की बातें कही हैं। अब हमारे साथ विनोद मिश्र हमारे सलाहकार संपादक जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात करते हैं। विनोद जी, महाराष्ट्र में हमने देखा कल एकदम हाई प्रोफाइल ड्रामा हुआ नवाब मलिक की सीट पर, लेकिन बात अगर महाराष्ट्र के साथ साथ झारखंड की भी करें तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मुद्दों को लेकर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें चाहे महाराष्ट्र की लीजिए या फिर इधर लीजिए झारखंड की लीजिए, जो विपक्षी गठबंधन है वहाँ हालांकि झारखंड में सत्ताधारी है, उनका मुद्दा का फोकस वो बिल्कुल एक अलग है। जो बीजेपी जो नारा देती है विकास का, बाकी चीज़ों का, उसके बरक्स वो ऐसे मुद्दों को खड़ा कर रहे हैं महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक। लाल जी, पहले महाराष्ट्र की चर्चा करते हुए अभी श्यामा बता रही थी तो थोड़े से ये जोड़ लेते हैं झारखंड पे आने से पहले कि महाराष्ट्र में एक तो ये चीज़ें जो हो रही है, जो आप फ्रेंडली फाइट देख रहे हैं और नवाब मलिक की बात आप कह रहे हैं या बाकी को इसलिए ये कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं, तो उस मामले में बीजेपी ने साफ साफ कह दिया है कि अगर ये अजीत पवार के सीट से अगर उन्होंने कोई सीट दिया है तो वो उनकी मर्जी है, बीजेपी का उसमें कोई अब तो शिंदे सेना ने कैंडिडेट भी दे दिया उनके हाँ, खिलाफ। वो उनकी मर्जी है। और वो अगर वो उनका टेंशन है कि वो किस रूप में उनको रखते हैं या नहीं रखते हैं, कम से कम महायुति ये मानने के लिए तैयार नहीं है। कम से कम इस चीज को लेके बीजेपी ने तो अपना क्लियरिटी दिया है। ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आज मुझे याद आ रहा है गोपीनाथ मुंडे, तो जो स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे एक बात कहा करते थे अक्सर कि ये शरद पवार की जो पार्टी है एनसीपी के बारे में वो बताते थे, तो कहते थे कि ये राजनीतिक पार्टी कम धर्मशाला ज्यादा है। और वो धर्मशाला इसलिए कह रहे थे कि इसमें शरद पवार के पास ये स्कोप होता था, कोई भी आओ, कहीं से भी आओ, चल जाओ। और वो एक तरह से टिकट देने में इतना दरियादिली दिखाते थे क्योंकि वो हर समय में एक सियासी जुगाड़ की राजनीति करते रहे। इस बार जो आप देख रहे हैं वो कमोबेश वही सियासी जुगाड़ की जो है कैंडिडेट्स को ढूंढा गया है। ये ठीक है कि विनेबल कैंडिडेट्स के साथ साथ में जातीय समीकरण बैठाने की बात है, लेकिन इसमें जो झोल पैदा किया है ये फ्रेंडली फाइट में, वो फ्रेंडली फाइट में झोल समाजवादी पार्टी ने किया है। अब समाजवादी पार्टी को जो 2 सीट देने की बात एमडीए ने कही थी, इसके बदले में उन्होंने 9 सीट खड़ा किया और 9 सीट में से समाजवादी पार्टी ने 7 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे। बिल्कुल। तो ये मुस्लिम कैंडिडेट तो कम से कम मोहब्बत की दुकान में तो एक परेशानी का सबब बन ही सकता है। रही बात जब झारखंड की बात आप करते हैं कि झारखंड में महाराष्ट्र और झारखंड में जितना हम लोग समझ पा रहे हैं, महाराष्ट्र में कोई मुद्दा अभी तक विकास को लेके, बीजेपी के अस्थायित्व को ले, स्टेबिलिटी को लेके अभी ढूंढ पाया हो ना हो, लेकिन वहां कम से कम जो महागठबंधन है इसका इंडिया गठबंधन का, उस महागठबंधन के सामने में बीजेपी ने जो मुद्दा उठाया है जंगल जमीन का, माँ बेटी रोटी का मुद्दा, वो मुद्दा कहीं ना कहीं पब्लिक डिस्कोर्स में इस बात को एक तरह से आप मुझे कि सबसे बड़ा एक मुद्दा बना दिया है। अब ये डिपेंड ये करता है कि आप अगर इलेक्शन के मैदान में हैं और आप चुनावी मुद्दा करते हैं या आप चुनावी मुद्दा बनाते हैं जी, मुद्दे की तो सबसे बड़ी कामयाबी तब होती है कि उस मुद्दे से कोई वोटर्स जो है को आप पोलिंग बूथ पे ले आते हैं। ठीक है। तो वो अभी जो झारखंड में मैं झारखंड पर आपके पास आऊंगा अलग से, इसलिए क्योंकि सोमेश पटेल भी हमारे साथ झारखंड से जुड़ गए हैं, तो पहले उनसे एक इनपुट ले लेते हैं फिर आपके पास आता हूं। सोमेश पटेल हमारे साथ झारखंड से जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। सोमेश, जिस तरह वहां पर मुद्दों का हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम मुद्दों के साथ जो अवैध घुसपैठ है उसका मुद्दा उठाया, तो अब हेमंत सोरेन जो है वो आदिवासी अस्मिता का कार्ड वहां पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं उनको लगा कि जब अवैध घुसपैठ पर हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो चलो इसी कार्ड को आगे करो। जी लाचिन, आपको जरूर बताना चाहूंगा, राज्य में सबसे बड़ा आज के डेट में कोई मुद्दा है इस विधानसभा चुनाव में, बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा है। कुछ दिन पहले निशिकांत दुबे ने भी इस बात की जानकारी दी थी कि झारखंड की जो मुक्ति मोर्चा सरकार है, इन्होंने राज्य सरकार को एक लिखित आवेदन दिया था, उसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया था कि राज्य में बांग्लादेश घुसपैठ हो रहा है जिससे आदिवासियों की संख्या कम हो रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये जो संथाल परगना का इलाका है, उस इलाके में बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा पिछले
कई वर्षों से जारी है। अब राज्य में क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, पिछले 5 सालों पे जो राज्य में यहाँ पर हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री है, उनका साफ तौर पे यही कहना होता है कि राज्य में कोई भी बांग्लादेश घुसपैठ नहीं हुआ है। फिर आप एक तरफ आवेदन देते हैं, एक तरफ आवेदन देकर यह जिक्र करते हैं कि राज्य में बांग्लादेश घुसपैठ हुआ है, दूसरी तरफ इनके तमाम नेता कहते हैं कि राज्य में कोई बांग्लादेश घुसपैठ नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस चुनाव में सबसे बड़ा अगर आज के डेट में कोई मुद्दा है तो बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा है। दूसरा जो यहाँ पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान है, इन्होंने भी एक मुद्दा का जिक्र करते हुए कहा था कि राज्य में रोटी माटी बेटी को बचाना है। राज्य में कहीं ना कहीं जिस तरह से यहाँ पर तमाम जो जिस तरह से मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, पिछले 5 साल में जो राज्य की सरकार है इन्होंने कोई भी कार्य नहीं किया। तो कहने कि इस चुनाव में जो वोटर है जनता के बीच में इन मुद्दों को लेकर तमाम बातों का जिक्र भी हो रहा है। ठीक है, हम संक्षेप में एक टिप्पणी विनोद जी जरूर कर दीजिए। वो ये कि जिस तरह से झारखंड में मुद्दा ये है, एक तरफ अवैध घुसपैठ, दूसरी तरफ ये स्थानीय अस्मिता का, हेमंत सोरेन ने पहले कई दिनों तक जवाब नहीं दिया, अब ये उठा रहे हैं, कितना कारगर रहेगा विनोद जी? देखिए, बीजेपी का के साथ में एक एज इस बात को लेके है कि 5 साल के हेमंत सोरेन सरकार के जो ये रहा है अपना, उस 5 साल में आप ये देखिए कि हेमंत सोरेन पे इतने भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, इतने सारे आरोप में वो जेल भी गए हैं, बेल पे आए हैं। तो जाहिर सी बात है कि हेमंत सोरेन के पास में कोई ऐसा मुद्दा ये था भी नहीं झारखंडी अस्मिता को छोड़ के। वो जो कार्ड खेल रहे हैं, एक तो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, दूसरा झारखंडी अस्मिता की बात कर रहे हैं। तो झारखंडी अस्मिता के आड़ में वो बचना चाहते हैं इन तमाम आरोपों से, भ्रष्टाचार की हो या डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा हो। लेकिन ये बात है कि जब कभी भी वो झारखंड अस्मिता की बात करेंगे, झारखंडी अस्मिता की बात करेंगे, आदिवासी की बात करेंगे, तो वो इन 5 सालों में जो डेमोग्राफिक चेंज की बात अभी अब शिवराज सिंह चौहान का आपने सुना, हेमंत बिस्वा शर्मा जी का आपने सुना, तो ये जब इस बात को लेके केस स्टडी सामने में रखते हैं तो शायद हेमंत सोरेन को बचना मुश्किल है इन चीजों से और इन आरोपों से, इसलिए वो बार बार अपने को आदिवासी और झारखंडी अस्मिता की बात जरूर अब देखना होगा कि झारखंड के लोगों के लिए, वहां के आदिवासियों के लिए कौन सा मुद्दा ऐसा है जिसको वो खुद महसूस कर रहे हैं और वास्तव में महसूस कर रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सोमेश, बहुत बहुत शुक्रिया श्यामा आपका जुड़ने के लिए, और विनोद जी आप बने रहिएगा। अभी हम लोग खास चर्चा करने वाले हैं आज कि ये जो बटोगे तो कटोगे वाला है, इसको तमाम राजनीतिक नारों के बीच इसकी आजकल बड़ी चर्चा है, तो इसका संदर्भ क्या है, कौन इसको किस तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। अभी वक्त है एक ब्रेक का। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू